हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डी.आर. चांद और मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टार क्लासेज पावर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आप सभी को पता होगा, आज के दिन 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि जिस प्रकार से एक छाता जो है हमें बारिश से भीगने से बचाता है, उसी प्रकार से जो है ओजोन परत पूरी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उन सभी जीव की रक्षा करती है सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों से। क्योंकि ये जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, ये हमारे अंदर त्वचा कैंसर जैसे खतरनाक रोग को उत्पन्न कर देती है। उस रोग से हमें बचाती है ओजोन परत। उन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, हम तक पहुंचने नहीं देती है। तो ओजोन परत जो है हमारे लिए और हम जैसे जितने भी प्राणी इस पृथ्वी पर हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परत है। इस परत को हमें बचाना है, इस पर्यावरण को हमें बचाना है, पर्यावरण प्रदूषण को बचाना है और हमारे जीवन को सुरक्षित रखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखें, आप प्रदूषण ना फैलाएं किसी भी तरह का। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट, अपने 12th बायोलॉजी से 5 जो लेसन हैं हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यूनिट नंबर 2 से जो है अध्याय 6 के बारे में बात करेंगे। अध्याय 6 है अपने पास में पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। 2 टॉपिक है अपने पास में, देख रहे हैं, जैसा कि एक तो पादपों में जल अवशोषण और दूसरा है आपके रसारोहण। ये 2 टॉपिक जो है हम इसमें पढ़ने वाले हैं। क्या क्या आ जाएगा कि पादपों में जल अवशोषण कैसे होता है, किन अंगों के द्वारा होता है, या फिर वो किस विधि के द्वारा, उनकी क्रिया विधि क्या रहेगी जल अवशोषण करने की, और रसारोहण यानी कि वो जड़ से लेकर के पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, किस प्रकार पहुंचता है, ये सारी बात हम इसके अंदर करेंगे रसारोहण के अंतर्गत। ये तो दो टॉपिक जो है वो हम क्लियर करने वाले हैं। आइए आज हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मिट्टी है, इस मिट्टी में जो जल पाया जाता है वो कहाँ से आता है, उसका स्रोत क्या है ना। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जल का स्रोत। जो हमें जल प्राप्त हो रहा है या मृदा में जो जल प्राप्त हो रहा है, इसका स्रोत क्या है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से प्राप्त होगा है वर्षा जल। कहाँ से प्राप्त हो रहा है वर्षा जल जो है ये मिट्टी में पहुंचता है और इनसे पादपों तक और हमारे तक पहुंचता है। तो जल का स्रोत क्या हो गया हमारे पास, वर्षा जल हो गया। अब देखो, वर्षा जल से हम बात करते हैं कि ये जो वर्षा जल होता है, ये संपूर्ण जल जो है ये मिट्टी के अंदर अवशोषित नहीं होता है। जैसे आप देखते हैं, कभी तेज बारिश होती है तो पानी बह करके चला जाता है, और हल्की बारिश होती है, रिमझिम बारिश होती है, तो उसमें क्या होता है कि जल जो है अवशोषित होकर के मिट्टी में चला जाता है। तो ये 2 प्रकार के जल बन जाते हैं यहाँ पर। तो वर्षा जल की बात करें तो 2 प्रकार के बन जाएंगे हमारे पास में। एक तो हो जाएगा आपके अपवाहित जल, एक हो जाएगा आपके अपवाहित जल, रनवे वाटर बोलेंगे इसको, और दूसरा हो जाएगा आपके मृदा जल अर्थात सोइल वाटर। ठीक है। अपवाहित जल क्या है, जब बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, तो जो पानी बह करके चला जाता है, बह करके कहाँ चला जाएगा, जैसे तालाब है, झील है, समुद्र है, यहाँ तक बह करके जो जल चला जाता है, उस बह करके गए जल को हम क्या कहते हैं भाई, अपवाहित जल कहते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, दूसरा हमारे पास है मृदा जल। जब हल्की बारिश होती है, रिमझिम बारिश होती है, तो उसमें क्या होता है, जल अवशोषित होता है मिट्टी के द्वारा और भूमि के अंदर चला जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मृदा जल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, ये जो मृदा जल है पुनः ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई, पुनः मृदा जल जो है 3 प्रकार का होता है। जैसा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूं, सबसे पहले गुरुत्व जल, नंबर 1 पे आ जाता है आपके गुरुत्व जल। ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपके यहाँ पर गुरुत्व जल के बाद में आर्द्रता ग्राही जल, दूसरा हो जाएगा आर्द्रता ग्राही जल, और तीसरा हो जाता आपके केशिकीय जल। ये मृदा जल जो है पुनः 3 प्रकार का होता है। नंबर 1
गुरुत्व जल, यानी कि गुरुत्व बल के कारण ये जो जल है मिट्टी की जो मृदा की जो नीचे की परतें होती है, शुष्क परतें, वहां तक चला जाता है और ये पादपों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि पादप इसका अवशोषण नहीं कर सकते या पादप इनको प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये गुरुत्व जल जो है पौधों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये कहाँ चला गया है, मिट्टी की जो आंतरिक परतें होती है, शुष्क परतें, वहां तक चला जाता है गुरुत्व बल के कारण। दूसरा है आर्द्रताग्राही जल। ये क्या होता है, ये जो मिट्टी के कण होते हैं, इन मिट्टी के कणों के चारों तरफ चिपक जाता है। मिट्टी के जो कण हैं इन कणों के चारों तरफ चिपक जाता है और इन कणों को आर्द्रता प्रदान करता है, तो इस जल को कहते हैं हम आर्द्रताग्राही जल। और ये भी जो है पादपों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि मिट्टी के कणों के साथ बहुत ही मजबूती से जुड़ जाता है, इनको भी जो पादप है आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा आपके आर्द्रताग्राही जल। तीसरा है आपके केशिकीय जल, यानी कि जो मृदा कण होते हैं, इन मृदा कणों के बीच में क्या होता है, बिल्कुल बारीक बारीक केशिकाएं बन जाती है और इन केशिकाओं में जो जल होता है उसको कहते हैं केशिकीय जल। ये मृदा कण जो है इनमें क्या बन जाती है, छोटी छोटी बिल्कुल बारीक केशिकाएं होती हैं और इन केशिकाओं में उपस्थित जो जल है उसको हम कहेंगे केशिकीय जल। और ये जो जल है ये पादप जो है पादपों को आसानी से प्राप्त हो जाता है, या फिर यूं कहें पादपों के लिए उपयोगी जो जल है वो है आपके केशिकीय जल। ये हो गया आपका अपने जल का स्रोत। जल वापस कितने प्रकार का होता है उनके बारे में आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अगला टॉपिक ले लेता हूं मैं आपके लिए, पौधे के जल अवशोषण करने वाले अंग। पौधे के जल अवशोषण करने वाले अंग कौन से हैं, तो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर निम्न अंग जो है हमें देखने को मिलेंगे और वो अलग अलग पादपों में अलग अलग होंगे। तो जैसे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपके निम्न श्रेणी के जो पादप हैं, निम्न श्रेणी के जो पादप हैं। अब निम्न श्रेणी के पादपों में कौन से पादप आते हैं, जैसे हम बात करें नंबर 1 पे शैवाल व कवक, शैवाल व कवक की बात करते हैं। और नंबर 2 पे जो है बात करते हैं अपन इसमें ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइटा के जो सदस्य हैं उनको ब्रायोफाइट्स बोलेंगे, या आप लोगों ने 11th में पढ़े होंगे, आपको अच्छे से मालूम होगा। तो जो शैवाल और कवक है इनमें कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता, जैसे बड़े पादप होते हैं उनमें जैसे मूल तंत्र पाया जाता है, तो उसी प्रकार से इनमें कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता। इनमें जो है जल अवशोषण जो है शरीर सतह द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भाई, शरीर सतह द्वारा होता है। जल अवशोषण या खनिज का अवशोषण जो होता है वो शरीर सतह द्वारा होता है, या फिर कहें कि इसके शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उन प्रत्येक कोशिकाओं के द्वारा जल का अवशोषण होता है। किनमें, शैवाल और कवक में। ब्रायोफाइटा जो है इनमें आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा होता है, इसके अंदर हो जाएगा आपके मूलाभास। किसके द्वारा होता है भाई, मूलाभास, या इसी को लिखते हैं अपन राइजोइड्स। दोनों ही नाम प्रचलित है, दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। मूलाभास या फिर राइजोइड्स जो है इनके द्वारा जल अवशोषण होता है। अब हम बात करते हैं, देखो मूलाभास, इसको आपको ध्यान में रखना। मूलाभास किसमें पाए जाएंगे, ब्रायोफाइट्स, है ना। मूलाभास हमसे ही मालूम पड़ रहा है, मूल का आभास करवाने वाले, मूल के जैसे होते हैं छोटे छोटे संरचनाएं जिनको मूलाभास या राइजोइड्स कहते हैं। किन में पाए जाते हैं, ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं। उनमें जल और खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। ये हो गई आपकी निम्न श्रेणी के पादपों में। अब हम बात करें उच्च श्रेणी के पादपों में। उच्च श्रेणी के जो पादप हैं इनमें कौन से हो जाएंगे, नंबर 1 मैं लिख देता हूं आपके यहाँ पर टेरिडोफाइट्स। नंबर 2 पे लिख देता हूं आपके जिम्नोस्पर्म, और नंबर 3 पे लिख देता हूं आपके एंजियोस्पर्म। ये कुछ पादप हैं
इनको हम कहते हैं उच्च श्रेणी के पादप, बड़े पादप हैं। और इनमें जो है तीनों में ही किस अंग के द्वारा होता है, इनमें मूल तंत्र पाया जाता है। जल अवशोषण के लिए क्या पाया जाता है भाई, मूल तंत्र पाया जाता है। कैसा होता है, सुविकसित होता है, सुविकसित यानी कि बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीट बना हुआ होता है, वेल डेवलप्ड बोल सकते हैं जिसको, सुविकसित मूल तंत्र पाया जाता है। तो आपको हाल फिलहाल इतना ध्यान रखना है, निम्न श्रेणी के कौन से पादप, शैवाल, कवक और ब्रायोफाइटा। शैवाल और कवक में जो है उनकी जो कोशिकाएं होती है, उनकी शरीर सतह होती है, उसके द्वारा होता है। ब्रायोफाइटा में मूलाभास के द्वारा होता है। जबकि उच्च श्रेणी के जो पादप है इनमें जल अवशोषण किसके द्वारा होता है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन सब में मूल तंत्र पाया जाता है, सुविकसित मूल तंत्र पाया जाता है, और इस मूल तंत्र के द्वारा जो है जल अवशोषण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट अगला टॉपिक ले लेते हैं हम आपके मूल तंत्र। अभी हमने कहा था कि जो उच्च श्रेणी के जो पादप हैं जैसे टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें क्या होता है, जल अवशोषण के लिए मूल तंत्र पाया जाता है, सुविकसित मूल तंत्र पाया जाता है, या यूं कहें कि जड़ें पाई जाती है। तो ये जो मूल तंत्र है इसमें उन्हें दो क्षेत्र पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। इसमें कितने क्षेत्र पाए जाते हैं भाई, दो क्षेत्र पाए जाते हैं या दो भाग पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र हैं मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 है तरुण क्षेत्र, पहला क्षेत्र आ जाएगा आपके तरुण क्षेत्र, और दूसरा क्षेत्र है आपके परिपक्व क्षेत्र। ठीक है, तो दो क्षेत्र हो गए आपके। तरुण क्षेत्र के द्वारा जो है इनमें क्या होता है, मूल तंत्र में जल अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, क्योंकि पूरी जो जड़ है, पूरा जो मूल तंत्र है, संपूर्ण जड़ जो है उसके द्वारा जल अवशोषण नहीं होता है। उसके किस भाग के द्वारा, तरुण क्षेत्र जो है उसके द्वारा जल अवशोषण होता है। परिपक्व क्षेत्र जो है इसके द्वारा जल अवशोषण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, लिग्नीकरण व सुबेरिनीकरण हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है अभी, लिग्नीकरण में सुबेरिनीकरण हो जाता है। क्या होता है लिग्नीकरण और सुबेरिनीकरण, ये जो परिपक्व क्षेत्र है इसमें लिग्निन या फिर सुबेरिन, ये दो पदार्थ है, ध्यान रखना, लिग्निन या सुबेरिन, इन पदार्थों का जमाव हो जाता है। यदि लिग्निन का जमाव होता है तो इसको हम कहेंगे लिग्नीकरण, और सुबेरिन का जमाव होता है तो इसको कहेंगे सुबेरिनीकरण। तो ये जो क्षेत्र है इसमें लिग्निन या सुबेरिन का पदार्थ का जमाव होने के कारण जो है ये क्षेत्र, परिपक्व क्षेत्र जो है ये जल के लिए क्या हो जाता है, अपारगम्य हो जाता है। यानी कि जल जो है उसका पारण इस क्षेत्र से नहीं होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, अपारगम्य, पारगम्य, अर्धपारगम्य जो झिल्लियां हैं उनके बारे में। तो अपारगम्य का मतलब जल के लिए अपारगम्य, तो जल जो है इस क्षेत्र से होकर के पार नहीं हो सकता है, या उसका पारण नहीं हो सकता है, यूं कह सकते हैं वो पास नहीं हो सकता है यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया आपके तरुण क्षेत्र और परिपक्व क्षेत्र। अब हम बात करते हैं, ये जो तरुण क्षेत्र है इनको पुनः 5 भाग में विभाजित किया गया है। इसको कितने भागों में बांटते हैं अभी, 5 भागों में विभाजित किया गया है। कौन से भाग हैं मैं यहाँ लिख देता हूं। सबसे पहले है आपके मूल गोप, रूट केप के नाम से जानते हैं इसको, मूल गोप। मैं इधर एक डायग्राम के द्वारा आपको समझा देता हूं। ठीक है, जैसे आपकी ये मूल है, एक जड़ है, बना देता हूं। ठीक है, तो इसके ऊपर एक केप नुमा संरचना पाई जाती है, इसको हम कहते हैं मूल गोप। इसको क्या कहेंगे भाई, मूल गोप कहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं जो मूल गोप है ये क्या है भाई, इस मूल का शीर्षस्थ भाग है, सबसे शीर्ष भाग में पाया जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं शीर्षस्थ भाग है। ठीक है, इसका शीर्षस्थ भाग है। अब इसके नीचे वाला जो भाग है इस भाग को हम कहेंगे, इस भाग को ये हो जाएगा आपके दूसरे नंबर का भाग। सबसे पहले तो हो जाएगा आपके ये भाग मूल गोप,
दूसरा जो भाग है इस भाग को हम कहेंगे मूल शीर्ष। दूसरा भाग क्या हो जाएगा आपके मूल शीर्ष। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आपके दूसरा भाग जो है वो हो जाएगा मूल शीर्ष। दूसरा भाग कहलाएगा मूल शीर्ष। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो ये शीर्षस्थ भाग है और ये क्या करता है, ये जो मूल शीर्ष है इस भाग की रक्षा करता है, इसको सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। क्या करता है अभी, सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। किसको, मूल शीर्ष की जो है रक्षा करता है। तो हम कहेंगे कि मूल शीर्ष के लिए सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है चारों ओर से। कौन, मूल गोप। तो मूल गोप के बारे में आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि ये शीर्षस्थ भाग होता है और सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। दूसरा है आपके मूल शीर्ष, ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे का भाग हो गया। आप यूं लिख सकते हैं मूल गोप के नीचे का भाग, या फिर यूं लिख सकते हैं उपान, सीधा लिख लो आपको याद रहेगा, जैसे मूल गोप के नीचे का भाग, यहाँ इससे नीचे का जो भाग है ना, क्योंकि उल्टा डायग्राम है, मूल का जो डायग्राम बना रहे हैं उल्टा बना रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो ऊपर दिख रहा है ना, लेकिन ये मूल इस तरफ नीचे की तरफ जा रही है, तो ये सबसे ऊपर का भाग इसके नीचे का भाग ये हो जाएगा। तो इसको यूं भी लिख सकते हैं मूल गोप के नीचे का भाग होता है। इसकी जो कोशिकाएं होती है, ये जो मूल शीर्ष जो भाग है, इस भाग की जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं विभजोत्तर की होती है, विभजोत्तकी, या कह सकते हैं विभाजनशील होती है। कैसी होती है अभी, विभजोत्तकी या विभाजनशील होती है, ये अपने आप में विभाजन करती है। तो ये क्या हो जाएगा, मूल जो है इसकी वृद्धि के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूल की वृद्धि के लिए उत्तरदायी। ये जो भाग है ध्यान रखना आपको, मूल शीर्ष, इसकी कोशिकाएं विभाजित होती है, इसलिए ये क्या है, मूल की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, विभाजन का क्षेत्र कहते हैं। ध्यान रखना, इसको क्या कहा जाता है, विभाजन का क्षेत्र भी कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मूल शीर्ष जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, विभाजन का क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके बाद में जस्ट ऊपर का जो भाग है, इस भाग की कुछ कोशिकाएं इस तरह से दिखाई देगी आपको। और ये जो भाग होता है, ये भाग कहलाता है आपके दीर्घीकरण क्षेत्र। ये भाग क्या कहलाता है अभी, आपके दीर्घीकरण क्षेत्र। इस भाग को मैं लिख देता हूं दीर्घीकरण क्षेत्र। ये तीसरा भाग हो जाएगा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो जाएगा वापस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके दीर्घीकरण क्षेत्र। नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये कोशिका की लंबाई के लिए उत्तरदायी होता है। तीसरा भाग कौन सा हो जाएगा भैया, आपके दीर्घीकरण क्षेत्र हो जाएगा। और ये दीर्घीकरण जो क्षेत्र है, इसकी कोशिकाएं जो है लंबाई में वृद्धि करती है। क्या करती है, मूल की लंबाई में वृद्धि किसके लिए उत्तरदायी हो गया भैया, मूल की लंबाई में वृद्धि करता है। तो हमने कहा था आपको ये 5 भागों में विभाजित होता है, जिसमें से 3 भाग मैंने बता दिए। नंबर 4 जो है वो यहाँ पर होता है, इस जगह पर, है ना। कुछ ऐसी संरचनाएं आपको यहाँ पर दिखाई देगी, और इन संरचनाओं को हम कहते हैं मूल रोम। इन संरचनाओं को क्या कहते हैं अभी हम, मूल रोम कहते हैं। ऐसी कुछ संरचनाएं पाई जाती है, इन संरचनाओं को हम कहेंगे मूल रोम। ये तो हो गया आपके मूल रोम, और इस क्षेत्र को कहेंगे हम मूल रोम क्षेत्र। ये हो जाएगा नंबर 4 का मूल रोम क्षेत्र। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर नंबर 4 पर कौन सा क्षेत्र होता है आपके, मूल रोम क्षेत्र होता है। और ये जो मूल रोम है, ये मूल रोम क्या करते हैं, जल अवशोषण करते हैं। ये मूल रोम जो है ये क्या करेंगे भाई, जल का अवशोषण करते हैं। किसका अवशोषण करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं। तो इसका कार्य हो जाएगा, मूल रोम का मुख्य कार्य जल का अवशोषण करना। इस क्षेत्र का काम क्या हो जाएगा, जल का अवशोषण करना, या जो जल है उसको अवशोषित करने का काम करता है। फिर ये जो बाकी का भाग बच गया है, इस भाग को हम कहेंगे
परिपक्वन क्षेत्र या फिर नंबर 5 पे हो जाएगा परिपक्वन क्षेत्र, या इसको कहेंगे प्रौढ़ क्षेत्र, या क्या कहेंगे भी इस क्षेत्र को प्रौढ़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो भाग आ जाएगा आपके यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 5वां भाग है और इसको बोलते हैं प्रौढ़ क्षेत्र या फिर परिपक्वन क्षेत्र। ये 5वां भाग हो जाएगा आपके प्रौढ़ क्षेत्र या फिर परिपक्वन क्षेत्र। मैं इसको यहीं पर ले देता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं बच रही है। नंबर 5 जो है आपके, ये तो डायग्राम आपको अलग ही ध्यान रखना है, इतना सा, ठीक है। और ये जो परिपक्वन क्षेत्र या प्रौढ़ क्षेत्र होता है, इसके द्वारा जो जल का अवशोषण नहीं होता है, क्योंकि इसकी कोशिकाएं जो है वो परिपक्व हो जाती है, लिग्निन और सुबेरिन जो है उस पदार्थ का जमा हो जाता है। तो ये परिपक्व क्षेत्र हो जाएगा आपके, इसके द्वारा जल अवशोषण जो है कम होता है। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, नंबर 5 पे कौन सा हो जाएगा आपके परिपक्वन या प्रौढ़ क्षेत्र। इसके द्वारा जो जल अवशोषण का है बहुत ही कम होता है या फिर नगण्य के रूप में होता है, नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके 2 क्षेत्र हो गए, तरुण क्षेत्र और परिपक्व क्षेत्र। इस तरुण क्षेत्र में भी वापस 5 क्षेत्र हो गए, मैंने बता दिया आपको। मूल गोप जो सबसे शीर्ष भाग होता है, दूसरा मूल शीर्ष जिसकी कोशिकाएं विभाजनशील होती है, इसकी वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तीसरा है आपके दीर्घीकरण क्षेत्र जो इसकी लंबाई में वृद्धि करता है, और नंबर 4 पे है मूल रोम, और यहाँ पर जो संपूर्ण क्षेत्र है इसको कहेंगे हम मूल रोम क्षेत्र, और ये क्या काम करता है, जल का अवशोषण करने का काम करता है। और लास्ट में जो भाग बचेगा वो प्रौढ़ क्षेत्र या परिपक्व क्षेत्र कहलाता है, जिसके द्वारा जल अवशोषण नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना। तो आज ये हो गया आपको क्लियर कि जल का स्रोत क्या है, फिर जल कितने प्रकार के हो सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं मूल तंत्र की। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, तरुण क्षेत्र वाला ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तरुण क्षेत्र के कितने भाग हैं इसको सचित्र समझाइए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर मूल तंत्र को समझाइए, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। आज इतना ही। कल हम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आएंगे, सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप इन वीडियो को देखना ना भूलें, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, और वीडियो को शेयर करते रहें अपने मित्रों तक, अपने रिलेटिव जितने भी हैं उन सब तक मेरे वीडियो को पहुंचाइए। प्यारे विद्यार्थियों, काफ़ी दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल रहे थे, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, और जो है एक अकेला टीचर जो है आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है अभी आप सब घर पर बैठे हैं और स्कूलें किसी प्रकार की नहीं चल रही है, और कहीं और भी आप नहीं पढ़ने जा सकते, कोरोना जैसी महामारी चल रही है। तो मैंने ये फैसला किया था कि आपको ऑनलाइन क्लासें पहुंचाऊंगा, डेली पहुंचाऊंगा। कुछ दिन बीच में आपकी स्टॉप रह गई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। अब आपकी वापस रेगुलर क्लासें में देने की सोच रहा हूं, कंटिन्यू क्लासें आपको मिलती रहेगी। मेरे साथ पढ़ते रहें, और ध्यान रखें, आप यदि अंत तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और अभी भी मुझे सुन रहे हैं इस वीडियो के लास्ट तक, तो आपको ये वीडियो में जान सकता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एक टीचर जो है आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है कि आप घर बैठ करके और इनको पढ़ सकें, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो सके, है ना। क्योंकि इस समय में आप देख रहे होंगे जितनी भी क्लासेज है वो सारी बंद है, स्कूलें बंद है, जितने भी बड़े बड़े कोचिंग सेंटर वो सारे बंद हैं। तो इस समय में आपके लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ और आप तक वीडियो पहुँचा रहा हूँ बना करके, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज। मैं आपसे इसका कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, मैं चाहूँ तो इसका चार्ज ले सकता हूँ, मैं यूट्यूब पर पेड वीडियो डाल सकता हूँ, आप मेरे वीडियो को खरीद कर फिर देख सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल फ्री में आपको वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो आपका भी इतना फर्ज बनता है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आप इनको शेयर करें, आप अपने स्तर पर इनको शेयर करते रहें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।